हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम है चैप्टर का राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले हमें यहां पर एक जो टर्म आया है उसको हमें समझना है। एक शब्द जो आया है, शब्द है भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन। ये है क्या और इस चैप्टर के अंतर्गत हम किन बातों को, किन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक प्रदेश क्या है। तो उससे पहले हमें एक बेसिक सी चीज़ है वो समझनी है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका जो आउटर सरफेस है, बाहर का जो सतह है, वो हमें समतल समरूप नजर नहीं आता, सिमेट्रिकल नहीं है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर हम जब उत्तर से दक्षिण के हिस्सों की तरफ जाएं, जैसे कि श्री गंगानगर से बांसवाड़ा की तरफ आप जाओ, या हम यूँ कहीं पूर्व से पश्चिम में हमारे धौलपुर से हम जो है यदि जाते हैं जैसलमेर की तरफ, तो यहाँ पर हमें हमारे राजस्थान का आउटर सरफेस है वो समतल नजर नहीं आएगा। बहुत सारी भौगोलिक संरचनाएं, टोपोलॉजीज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अब ये जो संरचनाएं हैं वो हमें स्थल मंडल पर किन किन रूपों में दिखाई दे सकती है। तो देखो, बेसिकली हमें बड़ी संरचनाओं में बड़े बड़े पर्वत पहाड़ियाँ नजर आएंगे, पठार नजर आएंगे, मैदान नजर आएंगे, और इन मैदानों में मिट्टी के विस्तार से बने हुए मरुस्थल भी नजर आएंगे। तो इस तरह से जब हम देखते हैं हमारी जो आउटर सरफेस है उस पर हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जैसे पर्वत मतलब माउंटेन्स, हमें पठार नजर आते हैं मतलब प्लेटू नजर आएंगे, मैदान नजर आते हैं मतलब प्लेन्स हैं वो नजर आते हैं, प्लेन, और मरुस्थल मतलब डेजर्ट भी हमें नजर आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पृथ्वी का जो आउटर सरफेस है, उस आउटर सरफेस पे हमें जो है वो अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां नजर आती है। इसका मतलब हमारे पृथ्वी का आउटर सरफेस है वो कहीं से ऊपर उठा हुआ है पर्वत पठारों के रूप में, और कहीं पर थोड़ा नीचाई की तरफ दिखता है मैदान और मरुस्थलों के रूप में। तो इस तरह से हमारा जो है ये स्ट्रक्चर्स हमें कहीं से ऊंचा दिखाई देता है अपलैंड के रूप में, और कहीं से नीचा दिखाई देता है डाउनलैंड के रूप में। और इस तरह से हम जो है इन पूरे स्ट्रक्चर्स को मिला करके एक सम्मिलित रूप से नाम दे दें, जिसमें हमारे पृथ्वी का उबड़ खाबड़ जो सतह है उसको यदि हम एक नाम दें तो इसको हम नाम दे सकते हैं उच्चावच, जिसको हम इंग्लिश में नाम से जानते हैं रिलीफ। इसको बोला जाता है रिलीफ। मतलब हमारी पृथ्वी के आउटर सरफेस में हमें बहुत सारे रिलीफ्स फीचर्स पाए जाते हैं। रिलीफ्स का मतलब है पर्वत पठार, मैदान, मरुस्थल, और इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएंगे जो पृथ्वी के धरातल को उबड़ खाबड़ या जिगजैग या हम कहें कि असमरूप बना देते हैं। अब ये जो है इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम जब है किसी क्षेत्र विशेष के इन स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम भौतिक प्रदेश के रूप में देखते हैं। मतलब ये जो भौतिक प्रदेश चैप्टर है उसके अंतर्गत हम समझने वाले या हम डिस्कस करने वाले क्या हैं, तो हम कहेंगे कि एक क्षेत्र विशेष के जितने भी पर्वत पठार, मैदान, मरुस्थल इसके अंदर आते हैं उन्हें ही हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्षेत्र विशेष राजस्थान है तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है वो है क्या, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भौतिक प्रदेश में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। अब एक बात आई कि हमारे स्थल मंडल के ऊपर ये जो फैले हुए उच्चावच हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, थोड़े नीचाई की तरफ भी हो सकते हैं। तो इन उच्चावचों का हम जब बात करें कि इनकी हाइट्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इन ऊंचाइयों का मेजरमेंट, तो देखिए ऊंचाइयों का मेजरमेंट करने के प्रोस्पेक्टिव में हम जब बात करते हैं तो जो नियरेस्ट हमारा समुद्र का तल होता है, समुद्र का तल जिसको हम माध्य समुद्र के नाम से, माध्य समुद्र तल के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो माध्य समुद्र तल होता है वहां से इनकी ऊंचाइयों का निर्धारण होता है। इसको बोलते हैं मीन सी लेवल या माध्य समुद्र तल, माध्य समुद्र तल या मीन सी लेवल के नाम से भी इसको जानते हैं। मीन सी लेवल मतलब एमएसएल।
तो ये जो माध्य समुद्र तल या MSL जो है, ये हमारे ऊंचाइयों का जो है निर्धारण करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना ऊंचा है। अब देखो, माध्य समुद्र तल हमारे, जब भारत की हम बात करते हैं तो भारत में 9 राज्य हैं, वो तटवर्ती सीमा पर स्थित हैं और वहां पर समुद्र का तट है। और इन 9 राज्यों में से हमारा जो भारत का जो माध्य समुद्र तल है वो काउंट किया जाता है, वो है चेन्नई का तट। चेन्नई जो है, चेन्नई के तट के से जो है, चेन्नई का तट जो है, जो अपना चेन्नई है तमिलनाडु में, ठीक है, वहीं से हमारे यहां पर जो है क्या होता है, ऊंचाइयों का मापन किया जाता है। ऊंचाइयों का मापन, हाइट्स का मेजरमेंट है, वो कहां से किया जाता है, तो हम कहते हैं चेन्नई का जो तट है वहां के पास में लगने वाला माध्य समुद्र तल है, वहां से पूरे भारत के अंदर ऊंचाइयों का मापन है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि इन ऊंचाइयों के प्रोस्पेक्टिव में किस तरह से मेजरमेंट किया जाएगा। जैसे हम बात करें तो यहां पे देखो, ये जो माध्य समुद्र तल है उससे एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ की जाती है और वहां से हमें जो है ऊंचाइयां हैं वो निर्धारित करके बताई जाती है कि जैसे हम बात करें कि ये जो मैदान और मरुस्थल हैं वो माध्य समुद्र तल से भी ये ऊपर उठे हुए हैं, तो लगभग कितने, तो हम मानते हैं कि 150 से लेके और 300 मीटर जिनकी एवरेज जो है ऊपर उठे होते हैं, तो उनको मैदान और मरुस्थलों में हम कंसीडर करते हैं। मैदान है वो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से जो है समतल रूप में बनते हैं, वहीं पर इनके ऊपर जब बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स का फैलाव हो जाता है तो ये मरुस्थलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम जब बात करते हैं पठारों की, तो माना जाता है कि 300 से 600 मीटर, 300 से 600 मीटर जिनकी एवरेज ऊंचाई होती है उनको हम पठार प्लेटू के नाम से जानते हैं। पठार ऊपर से समतल होते हैं, चट्टानी हिस्से होते हैं। हम जब बात करते हैं पर्वतों की, तो पर्वतों में माना जाता है कि 600 मीटर से ऊंचे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं चट्टानी और शंकुनुमा आकृति में, तो उन्हें मतलब कौन सेप्ड आकृति में होते हैं, उन्हें पर्वत कहते हैं। अब लगातार पर्वत है तो उनको पर्वतमालाएं कह देंगे। अच्छा, एक नाम आता है पहाड़ियां, तो यहां पर माना जाता है कि 600 से 1800 मीटर जिनकी हाइट होती है उनको हम पहाड़ियां या हिल्स के रूप में देखते हैं। वहीं 1800 मीटर से ऊपर जिनका जो है एवरेज हाइट होती है उनको पर्वत हम कह देते हैं, और लगातार फैले हुए तो पर्वतमालाएं के नाम से इनको जाना जाता है, जैसे हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारे जो है उच्चावच है उनकी ऊंचाइयां होती है। अब हमें इन्हीं उच्चावचों का अध्ययन है इस चैप्टर के अंतर्गत करना है हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश के इस महत्वपूर्ण सेगमेंट को। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है राजस्थान के अंदर जो विभाजन किया गया है, भाग किया गया है, डिवीजन किए गए हैं, कितने भाग किए गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका बेस क्या है, आधार क्या है, राजस्थान को बांटने का बेस क्या है। तो बेस है वो है एक तो उच्चावच मतलब रिलीफ्स, और दूसरा है अपना जलवायु मतलब क्लाइमेट। तो हमारे राजस्थान को हमने विभाजन किया है भौतिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग। तो पहला है कि यहाँ पर जो रिलीफ फीचर्स हैं और रिलीफ्स के साथ साथ क्लाइमेट कंडीशन जो है राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों की, उस आधार पे राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो हम कहते हैं 4 भाग हैं राजस्थान के, या 4 भौतिक प्रदेश हैं। और इन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से हैं ये भौतिक प्रदेश। देखते हैं राजस्थान के मैप से कि कहां पर कौन सा भौतिक प्रदेश है वो फैला हुआ है। जब राजस्थान के मैप में हम देखने जाएंगे तो राजस्थान के अंदर जो है हमें, राजस्थान के अंदर जो है बीच का जो हिस्सा है इसका, वहां पर हमें एक पर्वतमाला का विस्तार यहां पर दिखाई देता है। इस तरह से एक पर्वतमाला फैली हुई है, यहां पर हमें जो है एक पर्वतमाला का विस्तार दिखाई देता है। ठीक है, इस जगह पे एक पर्वतमाला है। इस वाले हिस्से में मतलब ये जो साउथ और ईस्ट का हिस्सा है, दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, यहाँ पर हमें पठार दिखाई देता है।
इधर वाले हिस्से में हमें मरुस्थल दिखाई देता है, मतलब ये पश्चिम की तरफ, और बीच वाले हिस्से के अंदर जो है मैदान है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग जो है भौतिक प्रदेश हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे जो राजस्थान के एकदम पश्चिम की तरफ है जहाँ मरुस्थल है, दूसरा हिस्सा जहाँ पर्वतमाला के रूप में अरावली पर्वतमाला है, तीसरा हिस्सा पूर्व की तरफ है जहाँ मैदान है, और चौथा हिस्सा जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पठार का विस्तार हमें दिखाई देता है। अब देखो इन्हीं को हम नाम देते हैं। सबसे पहला इधर पश्चिम की तरफ फैला हुआ हिस्सा, इसको बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिम की तरफ फैला हुआ है, बीच के अंदर है पर्वतमाला जिसका नाम है अरावली, तो इसलिए इसको बोलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली माउंटेन रीजन। और वहीं पर इधर जो है ये हिस्सा, यहां पर मैदानों का विस्तार है, पूर्व की तरफ है, इसलिए इसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ईस्टर्न प्लेन रीजन। और ये जो चौथा हिस्सा है यहां पर पठार है, और ये दक्षिण पूर्व की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश, चूंकि यहां पर प्राचीन समय में हाड़ावंशीय राजपूत शासकों का शासन रहा है, इसलिए इसको हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। यह है हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, और या इसको बोलते हैं हाड़ौती प्लेटू के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान है भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जलवायु और उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, और ये 4 पार्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बीच में अरावली पर्वतमाला मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है वो है हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हमें इन्हीं चारों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आज का हमारा डिस्कशन है, हम शुरू कर रहे हैं पहले पार्ट से, और पहले पार्ट का नाम है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के डिस्कशन को। पहला भौतिक प्रदेश है, नाम है इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। वेस्टर्न डेजर्ट रीजन के नाम से इसको जानेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जानते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर हमें क्या कुछ खास बातें दिखाई देती है और क्या है इसका इंपॉर्टेंस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। सबसे पहले इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम डिस्कस करें तो कुछ अपने को जो है बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है। सबसे पहले बात आएगी इसके निर्माण की, मतलब इसका फॉर्मेशन। दूसरी बात आती है इसके निर्माण काल की, फॉर्मेशन टाइम पीरियड। फॉर्मेशन टाइम पीरियड। चलिए, तो सबसे पहले इन दो बातों को हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं निर्माण की। निर्माण का मतलब है कि हमारा ये जो मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो बना है उससे पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, मतलब ये किस प्राचीन कालीन संरचना के ऊपर बना है। तो एक सिद्धांत, एक थ्योरी है अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये थ्योरी कहती है कि हमारे स्थल का हिस्सा जो है 3 प्राचीन कालीन संरचनाओं के ऊपर बना हुआ है। पहला है वो है अपना अंगारा लैंड जिसको लोरेंसिया के नाम से जानते हैं, दूसरा हिस्सा है उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, और दोनों के बीच में एक सागर हुआ करता था जिसका नाम है टेथिस सागर। अब ये जो अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जब हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो उसमें हम इसको थोड़ा विस्तार से भी जानेंगे, किस तरह से भारत और भारत के विभिन्न हिस्से, वहीं हमें विश्व
के अलग अलग महाद्वीप और महासागर किस तरह से बने हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा वहां पे करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको 3 टर्म है वो ध्यान रखने, 3 जो है शब्द यूज करने हैं इसमें। एक होता है वो है अपना अंगारा लैंड, लोरेंसिया, दूसरा है गोंडवाना लैंड और तीसरा है टेथिस सागर। हमारे भारत के जितने भी हिस्से बने हैं 2 ही व्यवस्थाओं पे बने हैं, या तो वो बने हैं किस पर, तो या तो बने हैं गोंडवाना लैंड पर, और बाकी कुछ हिस्से हैं वो बने हुए हैं अपने टेथिस सागर पर। तो सेम चीज़ है कि राजस्थान के भी कोई हिस्से जो बने हैं वो सिर्फ 2 ही व्यवस्थाओं पे, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस पर हुआ है, तो माना जाता है इसका जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर, टेथिस सी के ऊपर जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। दूसरी बात करते हैं निर्माण काल की। हम जब कोई भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कब बना है, मतलब इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो हमें बतानी होती है। अब पृथ्वी का जो हम बात करते हैं आयु की, लगभग 4.5 अरब साल जो है हमारी पृथ्वी की आयु है। तो इसको क्या किया गया है सहूलियत के लिए या आसानी के लिए कि भाई कोई स्ट्रक्चर कब बना है, तो उसके लिए एक अर्थ एज टेबल बनाई गई है। इसको हम पृथ्वी की आयु सारणी के नाम से जान लें। इसको हम बोलेंगे पृथ्वी की आयु सारणी, पृथ्वी की आयु सारणी, अर्थ एज टेबल। और ये जो अर्थ एज टेबल है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली पृथ्वी की जो आयु है उसको 4 बड़े मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी बोल सकते हैं इसको, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो हिस्सा है, स्टार्टिंग में प्री कैम्ब्रियन है, उसके बाद में आता है वो है पुराजीवी, पुराजीवी महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, पेलियोजोइक एरा। उसके बाद में आता है मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, मिसोजोइक एरा। और चौथा है इसको बोलते हैं वो है नवजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प, सिनोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर किसी भी स्ट्रक्चर्स का जब हमें बताना होता है कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो इन चारों में से किसी एक व्यवस्था पर इसका निर्माण हुआ है और इन्हीं में से हमें डिसाइड करना होता है। तो आगे आने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे तो उनमें इस अर्थ एज टेबल के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि उसका निर्माण कब हुआ है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं हमारे मरुस्थल की। तो मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थल है, उसका निर्माण हुआ है नवजीवी महाकल्प में, सिनोजोइक एरा के अंदर ये बना है, नवजीवी महाकल्प, सिनोजोइक एरा। अब बात करते हैं जो सिनोजोइक एरा है वो भी अपने आप में बहुत लंबा समय है, तो इसके भी कई डिवीजन किए गए हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कई भाग इसके किए गए। अब हमारे इस मरुस्थल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है तीसरे भाग में, मतलब पहले दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे को थर्ड, और थर्ड से एक शब्द बना है टर्सरी। तो इसलिए हमारे जो है मरुस्थल का फॉर्मेशन हम बोलते हैं कि एक तो टर्सरी काल में बना। अब टर्सरी काल में ये बनता रहा लेकिन इसका फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ, उससे पहले चौथा जो टाइम पीरियड है वो आ गया चतुर्थक काल, जिसको क्वार्टर के नाम से जानते हैं। फोर्थ को या चौथे को जो है क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। तो उसी से एक शब्द बना है क्वार्टरनरी, ठीक है, नाम आता है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी काल, ठीक है। तो हमारे इस मरुस्थल का निर्माण टर्सरी काल में जो है मरुस्थल के कुछ भाग बने, और क्वार्टरनरी काल जो शुरू हुआ तो उसके स्टार्टिंग फेज में भी कुछ भाग बने। क्वार्टरनरी काल भी अपने आप में बड़ा है, तो इसका जो स्टार्टिंग फेज है उसमें हमें जो है इसका निर्माण दिखता है, और स्टार्टिंग फेज में प्लेस्टोसीन जो है टाइम पीरियड है, प्लेस्टोसीन टाइम में इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं हमारे मरुस्थल की, हमारे डेजर्ट की, वेस्टर्न डेजर्ट रीजन जो है उसकी निर्माण की हम बात करेंगे, तो ये नवजीवी महाकल्प के टर्सरी काल में कुछ हिस्से बने और बाकी जो है कुछ हिस्से है प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन क्वार्टरनरी काल का ही एक भाग है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे मरुस्थल का निर्माण है टर्सरी काल और प्लेस्टोसीन काल के अंदर हुआ है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से दो अलग अलग जो है टाइम पीरियड में दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स और टोपोग्राफिक्स हैं, हमें टोपोलॉजीज हैं, वो यहाँ पर बनती हुई नजर आती हैं। देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब बात करते हैं जो सिनोजोइक एरा है, सिनोजोइक एरा, 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 सिनोजो
जिसको हम निर्माण प्रक्रिया के अंदर देखेंगे। निर्माण प्रक्रिया, फॉर्मेशन प्रोसेस। अब जो फॉर्मेशन प्रोसेस की जब बात आती है तो फॉर्मेशन प्रोसेस में हमने कहा कि भाई दो अलग अलग टाइम पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले टर्सरी काल में क्या बना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे प्लिस्टोसीन काल में इसका क्या निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्सरी काल के अंदर जो है वो क्या बना है यहां पर टर्सरी काल के अंदर। टर्सरी काल में चलिए हम बात करते हैं टर्सरी काल के अंदर जो है बने हुए स्ट्रक्चर्स की। तो एक बात आती है कि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर्स हैं वो किस रूप में बने हैं। तो देखो हमने कहा कि हमारे मरुस्थल का निर्माण है वो किस पर हुआ है। तो इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पर हमारे मरुस्थल के अंदर जो है ये एक स्थल मंडल पर पहले एक बहुत बड़ा और कम गहरा एक चौड़ा गड्ढा हुआ, एक गड्ढे का निर्माण हुआ। इस गड्ढे को जहाँ पर हम बात करें कि जो गहराई में कम होता है और चौड़ाई में ज़्यादा होता है उसको नाम से जानते हैं, वो होता है कम गहरा गड्ढा जिसको बोलते हैं छिछला गर्त, जिसको बोलते हैं सेलो डिप्रेशन। सेलो डिप्रेशन। अब ये जो सेलो डिप्रेशन होता है, जो कम गहरे लेकिन चौड़े गड्ढे होते हैं, इनको जियोग्राफी में एक नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं भूसन्नति। भूसन्नति मतलब जियोसाइक्लाइन के नाम से इसको जानते हैं, जियोसाइक्लाइन। अब ये जो जियोसाइक्लाइंस होती है, चूंकि निचाई के गड्ढे वाले एरिया हैं तो स्थल मंडल के आसपास के हिस्सों से बहकर आने वाली जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो अपना जल है वो इन निचाई वाले एरियो में लाकर डालेगी। किस तरह से, तो देखिएगा हम कहें कि यहाँ पर आसपास के एरिया में जो नदियाँ हैं, जो रिवर्स हैं, वो बहते हुए अलग अलग जो है एरिया से आएगी। सिर्फ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई एक नदी है पहाड़ से निकल के आ रही है, निचाई के एरिया में आके अपने जो है जल को, जो पानी इसके साथ बह के आ रहा है, तो ये पानी है वो कहाँ पर डाल देगी, तो हम कहते हैं कि इस गड्ढे के अंदर इकट्ठा करती चली जाएगी। इस गड्ढे के अंदर जो है पानी है वो जल को इकट्ठा करती चली जाएगी और इस तरह से हम कहें कि ये पूरा गड्ढा है वो पानी से भर जाएगा। तो एक बड़ा गड्ढा, एक बड़ा गर्त, एक सेलो डिप्रेशन जो पानी से भर गया है, तो वो हमें किस रूप में नजर आएगा, हम कहते हैं एक सागर के रूप में। और ये जो भूसन्नति है, जो एक छिछला गर्त है, इस पे सागर बना, जिसी को हमने क्या नाम दिया है, इसी को हमने नाम दिया है टेथिस सागर। टेथिस सी के नाम से इसको जाना है। ठीक है, तो ये है टेथिस सागर जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए पानी से और बाकी समुद्र का जो है एक दरार के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो पैंथालासा का पानी भी यहाँ पर आया है, तो इस तरह से इसका जो है फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब हमने कहा कि जब नदियां हैं, जब बह के आती है तो क्या सिर्फ अपने साथ में पानी को ही बहा के लाती है, तो हमें पता लगता है कि नहीं, इसके अलावा इसके रास्ते में आने वाले हर वो चीज़, हर व्यवस्था को अपने साथ बहा के लाएगी। समझ लो कि इसके रास्ते में ये जो है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं और इन कंकड़ पत्थरों को पहाड़ से आ रही है तो अपने साथ बहा के लाएगी, बड़े छोटे जो भी कंकड़ पत्थर, रेत वगैरह सब कुछ। इसके अलावा यदि इसके रास्ते में इसको पेड़ पौधे मिल जाते हैं, कहीं पर टूटा हुआ पेड़ है, किसी जंगल से निकल रही है, तो उन पेड़ों को भी अपने साथ ले लेगी। यदि हम बात करें तो इस रिवर के द्वारा अपने रास्ते में आने वाले जो है डेड एनिमल्स या मरे हुए जीव जंतुओं को या फिर जो है अपने हर एक जो है वो मतलब जीव है उसकी बॉडी को भी अपने साथ में ये बहा के लाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नदी में सिर्फ पानी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं को हम जो है एक नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं कंबाइंड रूप में अवसाद, इनको बोलते हैं सेडिमेंट्स के नाम से इनको जाना जाता है। ये होते हैं सेडिमेंट्स। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देंगे, सेडिमेंट्स हमें नजर आएंगे। अब जब इन सेडिमेंट्स की हम बात करते हैं तो ये सेडिमेंट्स हैं जब पानी के साथ बह के आएंगे तो लगातार कहाँ पर इकट्ठा होते चले जाएंगे, तो हम कहते हैं कि ये जो सेडिमेंट्स हैं वो लगातार पानी के साथ जो बहकर आ रहे हैं, जो पानी के साथ बहकर आने वाले ये जो सेडिमेंट्स हैं वो लगातार किस में इकट्ठा होते चले जाएंगे, तो हम कहते हैं कि इस समुद्र के, सागर के तल में ये इकट्ठा होते चले जाएंगे। एक बार नदी बह के आई, कुछ सेडिमेंट्स का जमाव यहाँ पे किया, अगली बार फिर से बह के आई, फिर से जो है सेडिमेंट्स का जमाव किया और इस तरह से हमें लगातार जो है वो आती हुई नदियों के द्वारा यहाँ पर लगातार सेडिमेंट्स का जमाव होता रहेगा और कई लाख करोड़ सालों के बाद में जो सेलो डिप्रेशन बने हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से इन सेडिमेंट से भर जाएंगे। अब सेडिमेंट से भर जाएंगे
तो हमने कहा सेडिमेंट्स में देखो पत्थर के अलावा क्या है, तो हम कहते हैं पेड़ पौधे भी हैं। पत्थरों के अलावा क्या है, पेड़ पौधे भी हमें दिखाई देंगे। इस तरह से पेड़ पौधे हैं, मतलब जो वो भी इसके साथ बह के आए हैं। हम कहते हैं इसके अलावा, तो हम कहते हैं डेड एनिमल्स, मरे हुए जीव जंतु भी हैं इसमें हमें नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके अंदर इकट्ठा हो गए। इसके अलावा ये सागर था, तो उसके अंदर भी जो बहुत सारे जलीय जीव हैं वो भी इन सेडिमेंट्स के नीचे दबते चले जाएंगे। जब सेडिमेंट्स के अंदर जो है ये लगातार जो है ऊपर से बनने वाला प्रेशर है और टेम्परेचर की कंडीशंस होती है, तो ये सेडिमेंट्स एक चट्टान का निर्माण करते हैं और इन अवसादों से बनने वाली इसी चट्टान को हम क्या नाम से जानते हैं, अवसादी चट्टान। इसी को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से इसको जानते हैं। ये होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये अवसादी चट्टान है। अब ये जो अवसादी चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानों की खास बात क्या है कि अवसादी चट्टानें हैं वो अलग अलग जो है वो अलग अलग पार्ट से बनी हुई है, अलग अलग व्यवस्थाओं से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसके अलग अलग जो स्टोन्स हैं, पत्थर है, आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, या हम कहें कि इनके बीच में थोड़ा गैप रहता है। और साथ ही इनके अंदर जो है पेड़ पौधों और मरे हुए जीव जंतुओं के अवशेष भी हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अवसादी चट्टानों की जब बात की जाए, अवसादी चट्टानों की जब बात करते हैं तो इनकी क्या कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, विशेषताएं क्या होती है इसकी। तो पहली विशेषता हमें देखने को मिलती है कि इसकी जो है ये कमजोर चट्टानें होती है, वीकर रॉक्स होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो है पार्टिकल से, अलग अलग जो है साइज के पत्थरों से, अलग अलग अवसादों से मिलके बनी है, तो ये कमजोर होगी क्योंकि इसके अंदर गैप होगा। दूसरा, इसके अंदर हमें जीव जंतुओं के अवशेष मिलेंगे, तो हम कहते हैं इसको जीवों का अवशेष हम कहें, या एक रूप में इसको बोलें तो इसको हम जीवाश्म कह सकते हैं, जीवाश्म। ठीक है, जिसको फॉसिल्स के नाम से इसको जानते हैं, फॉसिल। ठीक है, तो यहां पर हमें इन चट्टानों में पाए जाते हैं जीवाश्म। अब ये जो जीवाश्म है अलग अलग लेयर्स में जो है यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, या फिर इसके अंदर हमें पाए जाते हैं। ऊपर की जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर में कोई जीवाश्म है, तो सूर्य का प्रकाश, चूंकि हमें पता है कि पृथ्वी के धरातल में भी 3 से 4 फुट तक जो है नीचे गहराई तक जाता है, तो जहां तक सूर्य का प्रकाश जाएगा वहां तक जीवन है। और उस जीवन के प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, वो क्या होते हैं कि इन जीवों के अवशेषों को धीरे धीरे अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो ऊपर की लेयर से इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हम जब बीच की लेयर में हम बात करते हैं, तो बीच की लेयर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, ये ऊपर की लेयर है जहां तक सूर्य का प्रकाश है, नीचे की लेयर में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। यदि कोई जीव जंतु वहां पर, यदि हम कहें कि उन लेयर्स के अंदर है, तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसका अपघटन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कई बार ऐसे सुनते हैं कि भाई हजारों साल पहले के जो है मानव के कंकाल मिले, हमें पता लगता है कि डायनासोर के अवशेष मिले, जो कि जुरासिक कालीन है, बहुत करोड़ों साल पहले की बात है, तो वो भी आज सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि इस लेयर्स में वो पाए जाते हैं। लेकिन जब बहुत नीचे की लेयर्स में ये जीवाश्म चले जाते हैं, तो इन जीवाश्म के ऊपर लगने वाले प्रेशर्स की वजह से और हाई टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जीव जंतुओं का जो अवशेष होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोलियम के अंदर। हम बात करें तो इन्हीं का कन्वर्जन है वो किस रूप में हो जाता है, तो हमें चूने पत्थर के रूप में ये जो है कन्वर्टेड नज़र आते हैं। ये जो है हमें किस रूप में, हम कहते हैं कि जो पेड़ पौधे होंगे वो कोयले के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस के अंदर एक गैस निकलेगी जिसको हम प्राकृतिक गैस के रूप में हम जानते हैं। प्राकृतिक गैस, इसको कंप्रेस्ड कर लिया जाता है, तो इसको सीएनजी के नाम से जानते हैं। ये होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो जीवाश्म है समय के साथ पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला और प्राकृतिक गैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो है इन्हीं को जो है जीवाश्म को, जो हमें जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं, इनको बोलते हैं जीवाश्म खनिज। चूंकि इनको जब जलाया जाता है या इनको जब यूज किया जाता है तो ये एनर्जी देते हैं, ईंधन का काम करते हैं, इसलिए इसको फॉसिल मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स के नाम से इनको जाता है। मतलब जीवाश्म खनिज के साथ जीवाश्म ईंधन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो राजस्थान का जो हिस्सा है वो कैसे बना है। तो हमने कहा टर्सरी काल में यहाँ पर जो तैतीस सागर था उसमें बहकर आने वाली आसपास के रिवर्स के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, अवसादी चट्टानों का जमाव किया गया। इन्हीं अवसादी चट्टानों में हमें क्या दिखाई देता है, तो ये जीवाश्म खनिज या जीवाश्म ईंधन यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से सवाल क्या बनेगा, हम बात करते हैं तो पूछा जाता है कि टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों का विस्तार कहाँ दिखाई देता है, तो हम कहते हैं वेस्टर्न डेजर्ट रीजन में। ठीक है, और इनमें पाया क्या जाता है, तो हम कहते हैं जीवाश्म खनिज, जीवाश्म ईंधन
फॉसिल फ्यूल्स और फॉसिल मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम क्या राजस्थान में पाया जाता है? तो बिल्कुल वेस्टर्न डेजर्ट रीजन में पेट्रोलियम के भंडार है। क्वेश्चन आता है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी ये क्या है? तो हम पता है कि राजस्थान के जो बाड़मेर क्षेत्र में पेट्रोलियम के जो कुएं हैं उन्हीं का नाम रखा गया है ये मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी। ठीक है, तो इस तरह से वेस्टर्न डेजर्ट रीजन में हमें जो है बहुत सारे जो है पेट्रोलियम के भंडार हमें नजर आएंगे। हमें बात करते हैं पेट्रोलियम के अलावा जो है चूना पत्थर की। क्या राजस्थान में चूना पत्थर दिखाई देता है? बिल्कुल, वेस्टर्न डेजर्ट रीजन के अंदर जो है हमें चूना पत्थर, लाइमस्टोन भी दिखाई देता है। क्वेश्चन आया कि राजस्थान का सोनू क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो जैसलमेर क्षेत्र में पड़ने वाला ये सोनू क्षेत्र लाइमस्टोन या चूने पत्थर के लिए जाना जाता है पूरे राजस्थान में। ठीक है, हम जब बात करते हैं कि राजस्थान का जो है, राजस्थान में क्या कोयला पाया जाता है? तो बिल्कुल, हम जब कोयले की बात करते हैं तो 4 कैटेगरी का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, ये 4 श्रेणियां होती है कोयले की, जो कि तय करती है कि कौन सा अच्छी क्वालिटी का और कौन सा निम्न क्वालिटी का, लो क्वालिटी का। कैसे डिसाइड होगा? तो जिस कोयले को जलाया जाए और वो बहुत अच्छी एनर्जी दे लेकिन धुआं कम दे, तो ऐसे कोयले को हम रखते हैं अच्छी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, जैसे एंथ्रासाइड और बिटुमिन्स। और यदि हम बात करें कि जिस कोयले को जलाने पर वो धुआं ज्यादा देगा, एनर्जी कम देगा, उसको निम्न श्रेणी, लो कैटेगरी के कोयले के रूप में हम देखते हैं, जैसे लिग्नाइट और पीट। अब बात आती है कि राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है। तो हमें पता है कि धुआं कब देता है कोयला? जब उसमें नमी की मात्रा हो। हमारे राजस्थान में जो कोयला बना है वो कहां पर बना है? तो वो बना है किस में? तैतीस सागर में। तैतीस सागर मतलब कहां? पानी के अंदर। अब पानी के अंदर बनेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा? तो हम कहते हैं नमी की मात्रा होगी, और नमी की मात्रा है तो इसलिए हमारे राजस्थान में जो पाया जाता है वो निम्न श्रेणी के कोयलों में जो है लिग्नाइट कोयले के भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में कौन सी श्रेणी का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट श्रेणी का। हमें बात करते हैं कि प्राकृतिक गैस, क्या राजस्थान में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो बिल्कुल, राजस्थान का जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसे घोटारू, मणियारी टिब्बा, जैसलमेर बेल्ट के अंदर जो है, तो वहां पर हमें प्राकृतिक गैस के भी अथाह भंडार है वो मिले हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है जीवाश्म खनिज ईंधन है वो मिले हैं। इसका कारण क्या है? तो हमने कहा यहाँ मिलने वाली अवसादी चट्टानें जो टर्सी काल में बनी है और इन्हीं के अंदर जो है ये हमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज है, एक स्टेटमेंट हमें नोट डाउन करना है। स्टेटमेंट क्या है कि पश्चिमी राजस्थान का ये जो मरुस्थल है वहां पर हमें क्या दिखाई देता है? ठीक है, तो हम कहते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों का विस्तार है, जिनमें जीवाश्म खनिज या जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स और फॉसिल मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेशन था पहला, टर्सरी काल में इसके अंदर बनी हुई अवसादी चट्टानें और वहां मिलने वाला जीवाश्म खनिज। जब मरुस्थल की हमारे जो है कल्पना हम जब करते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है रेत की, कि भाई रेत के धोरे होंगे, लेकिन इसके साथ में आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि मरुस्थल में सिर्फ रेत के धोरे नहीं है, वहां पर अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स का भी फैलाव है। अब बात करते हैं तो फिर रेत है वो कैसे बनी, वो कहां से आई, तो इसके बारे में हमारी चर्चा चलती है। और इसमें हमें जो है इसका फॉर्मेशन में हमने कहा था कि टर्सरी काल में कुछ पार्ट बना और फिर बाकी बना है प्लिस्टोसिन काल में। तो जानते हैं प्लिस्टोसिन काल में ऐसी क्या घटना हुई कि यहाँ पर इतनी सारी जो है वो रेत का फैलाव हुआ, प्लिस्टोसिन। ठीक है, प्लिस्टोसिन काल के अंदर हम देखते हैं कि क्या कुछ बना है, यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ है। चलिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ देखना पड़ेगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे इस वर्ल्ड मैप के अंदर अलग अलग महाद्वीपों का हमें विस्तार नजर आता है।
चलिए, तो ये एक वर्ल्ड का मैप हम जो है ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें हमें कुछ महाद्वीप यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें एक महाद्वीप नज़र आ रहा है, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर जो है वो है यूरोप, और यहाँ पर हमें दिखाई देता है वो है एशिया। ठीक है, और एशिया में हमारा ये नीचे की तरफ, दक्षिणी एशिया की तरफ हमें भारत नज़र आता है। और भारत के अंदर हमें जो है एक पर्वतमाला विशेष फैली हुई नज़र आती है, और इस पर्वतमाला को यहाँ से हम गुजरात से देखते हैं, ये हमें जो है गुजरात के पार्ट से दिखाई देती है, गुजरात के हिस्से से, और गुजरात के इस हिस्से से ये लगातार फैली हुई है यहाँ तक न्यू दिल्ली रायसीना हिल्स के रूप में। और इस पर्वतमाला का जो नाम है वो है अरावली पर्वतमाला। पर्वतमाला का नाम है वो है अरावली पर्वतमाला। जब अरावली का फॉर्मेशन हुआ था तब ये बहुत बड़ी पर्वतमाला हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इसका अपरदन, इरोजन हो गया, तो इसलिए आज ये पहाड़ियों के रूप में बची हुई है, हिल्स के रूप में। ठीक है, तो हम बहुत करोड़ों सालों पहले की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर अरावली एक पर्वतमाला के रूप में, बड़ी पर्वतमाला के रूप में हुआ करती थी। ठीक है, साथ ही अफ्रीका महाद्वीप में एक जो है हमें मरुस्थल नजर आता है, और इस मरुस्थल को हम किस नाम से जानते हैं, तो हमें जब इस एरिया में हम देखते हैं तो एक मरुस्थल नजर आता है, और इस मरुस्थल का फैलाव हमें अफ्रीका महाद्वीप के इन हिस्सों में नजर आता है। ठीक है, इसे हम जो है आज के प्रोस्पेक्टिव में सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका की तरफ, ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप की तरफ फैला हुआ ये एक बड़ा मरुस्थल है। गर्म मरुस्थलों में उष्ण मरुस्थल जो हॉट डेजर्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ा मरुस्थल ये माना जाता है। लेकिन हम जब करोड़ों साल पहले की बात करते हैं तो इसका फैलाव और भी ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ पर और भी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है वो हमें रेत दिखाई देती थी। तो इस एरिया में इससे भी बड़ा मरुस्थल हुआ करता था एक ज़माने में, और ये जो है समय जो था उसका नाम था पैलियोजोइक। ठीक है, और ये बड़ा था इसलिए इस मरुस्थल का नाम था ग्रेट पैलियोजोइक काल में ये बना था, जिसका नाम था पैलियो। अफ्रीका महाद्वीप में इसलिए इसका नाम है अफ्रीकन, और इसका जो पूरा नाम है वो है आर्कटिक मरुस्थल। आर्कटिक डेजर्ट के नाम से इसको जानते हैं, आर्कटिक मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो इस अफ्रीका महाद्वीप के इस हिस्से में हमें एक डेजर्ट नज़र आता है, नाम है इसका ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट। और समय के साथ में ये जो है इसकी मिट्टी है वो कम हो गई, ये छोटा हो गया, और आज का ये जो है वो बना हुआ नज़र आता है। कौन सा डेजर्ट है, तो हम कहते हैं ये आज का हमें नज़र आता है सहारा डेजर्ट के रूप में, सहारा मरुस्थल। अब जब बात करते हैं कि भाई इसका हम कहें कि ये छोटा कैसे हो गया या इसकी मिट्टी जो रेत थी वो कम कैसे हुई, तो इन क्षेत्रों से जो हवाएं हैं, जो विंड्स है, उनकी डायरेक्शंस को हम देखते हैं कि इस डायरेक्शंस में हवाओं का जो है फ्लो शुरू हुआ, इस डायरेक्शन में हवाएं बहने लगी। अब ये जो बहती हुई विंड्स, जो हवाएं हैं, वो लगातार बहते हुए यहाँ से इस डायरेक्शन में चलती रही, और ये जब चली तो सामना इनका हुआ अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला को क्रॉस करके आगे नहीं जा पाई क्योंकि एक बड़ी पर्वतमाला थी, और इसीलिए यहाँ से मतलब अफ्रीका से उत्तर पूर्व और पूर्व डायरेक्शन में हवाएं जो चली, उन हवाओं के द्वारा इस पूरी मिट्टी को इन क्षेत्रों में जो है फैला दिया गया। हवाओं की जैसी स्पीड कम होती तो इस पूरे एरिया के अंदर इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इस अफ्रीका महाद्वीप में फैले हुए ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट की इस मिट्टी को इन क्षेत्रों में फैला दिया। ठीक है, और ये जो मिट्टी है यहाँ फैलती रही लगातार, और इसका जब आगे विंड्स हैं वो लास्ट पोजीशन पे जाती है तो अरावली के पश्चिम तक जो है इनका जो है सीमांकन हो जाता है, मतलब ये लास्ट यहाँ तक जाके इस मिट्टी को फैलाती है। तो इस तरह से हम जब इस अफ्रीका महाद्वीप में फैले हुए ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट की तरफ हम देखते हैं तो ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट की मिट्टी का विस्तार इन पूरे क्षेत्रों में हुआ, और इस वजह से हमें जो है इस पूरे एरिया में, मतलब अफ्रीका महाद्वीप से उत्तर पूर्व की तरफ हम जब आते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम जब लगातार चलेंगे अरावली के बीच में, तो हमें यहाँ पर डेजर्ट नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे जो है अरेबियन प्लेटू है, अरब का पठार, जहाँ पर बहुत सारे देश हैं, जिसमें सऊदी अरब एक बड़ा देश, और सऊदी अरब के अंदर हमें जो है बड़े डेजर्ट्स दिखते हैं, नाम है रब उल नेफद, रब उल खाली। ठीक है, और इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें सीरिया और ईरान के डेजर्ट्स नज़र आते हैं। सीरिया और ईरान के डेजर्ट्स नज़र आएंगे, और ईरान के अंदर बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, जैसे लूत डेजर्ट है, कबीर डेजर्ट है,
ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें जो है ये डेजर्ट जो नज़र आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर हमें ये एक डेजर्ट है वो दिखाई दे रहा है इस जगह पे। तो इस डेजर्ट को हमारे द्वारा नाम दिया गया है क्या, तो इसको बोलते हैं थार, ठीक है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो ये जो थार का डेजर्ट है कहीं ना कहीं अफ्रीका महाद्वीप में फैले हुए पुराने मरुस्थल का ही विस्तार यहाँ तक, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि थार के मरुस्थल को या थार डेजर्ट को किसका हिस्सा माना जाता है, तो हम कहेंगे ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट का ही ये पूर्वी या उत्तर पूर्वी विस्तार है, वो भारत के अंदर और इस एरिया के अंदर माना जाता है। अच्छा, थार के मरुस्थल की हम बात करेंगे तो ये जो एरिया है न सिर्फ भारत में, कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर है, तो हम कहते हैं पाकिस्तान की तरफ भी है। तो इस तरह से थार के डेजर्ट की हम जब बात करते हैं तो ये कितने कंट्रीज में फैला हुआ नजर आता है, तो हम कहते हैं 2 कंट्रीज में फैला हुआ है, एक तो भारत के अंदर और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। कितना, तो हम कहते हैं लगभग 85% जो एरिया है वो भारत के अंदर है और सिर्फ 15% एरिया है वो पाकिस्तान के पास है इस थार के डेजर्ट का। तो ये 85 और 15 टोटल 100%, ठीक है। तो ये भारत में। अब भारत में कहाँ, तो हम कहते हैं अरावली के पश्चिम की तरफ। अरावली के पश्चिम की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 4 राज्य नजर आते हैं जहाँ ये डेजर्ट है। सबसे पहले राज्य की बात आती है, नाम है राजस्थान। राजस्थान के बाद में दूसरा जो राज्य आता है नाम है इसका गुजरात। गुजरात के बाद में तीसरा जो राज्य आता है उसका नाम है पंजाब, पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, और एक चौथा जो राज्य आता है उसका नाम है हरियाणा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे इस थार के डेजर्ट का जो फैलाव है भारत में 85% टोटल जो है थार का, और वो 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका फैलाव दिखेगा राजस्थान में। राजस्थान के बाद में गुजरात की तरफ इसका जो है दूसरा सबसे ज़्यादा फैलाव है, फिर दक्षिणी पंजाब की तरफ, और कुछ फैलाव इसका हरियाणा की तरफ नजर आता है। तो इस तरह से हमें थार का डेजर्ट है भारत में 4 राज्यों में फैला हुआ नजर आता है अरावली के पश्चिम की तरफ। अरावली, चूंकि इसकी जो अरावली की डायरेक्शन है वो इस तरह से थी कि इसको इसने आगे जाने से रोक लिया, तो अरावली ने इस थार के डेजर्ट को और इस डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोका है, ठीक है। तो अब यहां से देखो प्लिस्टोसीन काल में हमें क्या कुछ समझ में आ रहा है। प्लिस्टोसीन काल में हमें जो है वो बात है वो नोट करने लायक क्या है, तो हम देखो इसमें नोट करने लायक बात यह है कि हमारे थार के डेजर्ट का निर्माण या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है राजस्थान का, जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल, ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका निर्माण प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि प्लिस्टोसीन काल में ये जो है वो ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक मरुस्थल का ही पूर्वी या उत्तर पूर्वी विस्तार के रूप में राजस्थान के इन हिस्सों में फैला है, ठीक है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी विस्तार, या इसको उत्तर पूर्वी भी हम बोल सकते हैं, उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी विस्तार ये माना जाता है, ठीक है। तो ये था इसका निर्माण प्रक्रिया। तो हमने आज हमारी इस क्लास के अंदर क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ समझा है, इसको फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। हमने आज की हमारी इस ज्योग्राफी की चर्चा को शुरू किया है, वो कहाँ से, तो हमने कहा कि हमारी शुरुआत हुई है राजस्थान से। राजस्थान ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, और इसमें हमने जाना कि भौतिक प्रदेश क्या है। तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले हुए पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल जो हैं, इन्हीं को सम्मिलित रूप से कंबाइंड रूप में हम भौतिक प्रदेश कहते हैं, क्योंकि इन्हीं को कंबाइंड रूप में हम उच्चावच के नाम से जानते हैं, रिलीफ्स के नाम से जानते हैं। और जब किसी क्षेत्र विशेष के रिलीफ्स का या उच्चावचों का अध्ययन करना होता है तो उसे हम भौतिक प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं, फिजिकल डिवीजन से। क्षेत्र विशेष राजस्थान है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उच्चावचों का जो ऊंचाइयों का मेजरमेंट है वो कहाँ से किया जाता है, तो माध्य समुद्र तल से। माध्य समुद्र तल भारत के अंदर जो लिया जाता है वो है चेन्नई का तट, तमिलनाडु। तो इसलिए पूछा जाए कि भारत में ऊंचाइयों का मापन या उच्चावचों का मापन है वो कहाँ से किया जाता है, तो चेन्नई का जो तट है वहाँ के माध्य समुद्र तल से भारत में ऊंचाइयों का मापन किया जाता है। हम जब बात करते हैं कि हमारे इस भौतिक प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव में जब देखें कि राजस्थान को कितने भागों में
विभाजित किया जा सकता है। तो आधार है उच्चावच और जलवायु, उस आधार पर 4 भागों में राजस्थान को बांटा जा सकता है भौतिक प्रदेशों के दृष्टिकोण से। और भौतिक प्रदेश जो है राजस्थान में ये 4 कौन कौन से? पश्चिम में फैला हुआ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बीच में है अरावली पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्व की तरफ फैला हुआ पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती पठार के रूप में भी हम जानते हैं। इन्हीं 4 के बारे में हमारा इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। और आज हमने जो है चर्चा शुरू की थी वो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें हमने इसके बेसिक बात को जाना है कि सबसे पहले इसका निर्माण, कि किस व्यवस्था के ऊपर इसका निर्माण हुआ। प्राचीन समय में यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, 33 सागर, इसी के ऊपर इसका निर्माण हुआ है। हम बात करते हैं निर्माण काल की, जो है इसका निर्माण हुआ नवजीवी महाकल्प सिनोजोइक एरा के अलग अलग हिस्सों में, टर्सरी काल में कुछ हिस्सा बना और क्वाटरनरी के प्लिस्टोसीन काल में इसका हिस्सा बना है। अब हमने बात की टर्सरी और प्लिस्टोसीन काल में किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए टर्सरी काल के अंदर जो, अच्छा ये है पृथ्वी के आयु सारणी, जिसमें अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स बने उनमें 4 में से किसी एक पार्ट में कोई भी स्ट्रक्चर बना होता है तो उसके बारे में हमें बताना होता है। हमने जब बात की कि हमारा जो है निर्माण प्रक्रिया में टर्सरी काल में किस तरह से ये मरुस्थल बना है, तो टर्सरी काल में हमें दिखाई देता है कि ये एक 33 सागर नाम का एक सागर हुआ करता था, जो अपने एक भूसन्नति के रूप में था, मतलब कम गहरा लेकिन चौड़ा अधिक था। और यहाँ पर जो है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए पानी और जो है समुद्रों का पानी की वजह से यहाँ पर एक सागर बना जिसका नाम है 33 सागर। महासागरों के पानी से ये 33 सागर बना है। और 33 सागर के अंदर बहकर आने वाली नदियों ने अवसाद सेडिमेंट्स यहाँ जमा करने से यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, और इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें जो है जीवाश्म के रूप में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं पाई जाती है उनसे बना है जीवाश्म खनिज ईंधन, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस प्रमुख है। और यहाँ पर हमें जो है एक नोट करने वाली बात यह है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों का विस्तार हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, तो हम कहते हैं जीवाश्म खनिज या जीवाश्म ईंधन है उसमें मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसका जो है रेतीला हिस्सा वो कैसे बना। तो प्लिस्टोसीन काल में जो है अफ्रीका महाद्वीप में एक बड़ा मरुस्थल जिसको ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट के नाम से जानते हैं, इसी का छोटा हिस्सा सहारा के रूप में दिखाई देता है। उसी की उड़ उड़ करके मिट्टी है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम तक फैली, और ये जो है इस पूरे एरिया में डेजर्ट दिखाई देंगे अलग अलग देशों में। और हमारे पाकिस्तान और भारत के हिस्से में फैला हुआ ये जो डेजर्ट है उसी को थार का डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो भारत के 4 राज्यों में, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में ये फैला हुआ है। और इस डेजर्ट को हम देखते हैं कि ये डेजर्ट है, इसी का विस्तार है, मतलब ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक डेजर्ट का ही पूर्वी या उत्तर पूर्वी विस्तार है वो हमारा थार का डेजर्ट, या हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो माना जाता है। ठीक है, तो ये थी आज का जो है पूरा इसका जो है चैप्टर का सार, जिसमें हमने देखा है कि भाई आज हमने क्या कुछ पढ़ा है और उसका सारांश हमने देख लिया है। तो ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने आज डिस्कस किया है। अभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी आगे फर्दर है हमें पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखेंगे क्या कुछ और परिचयात्मक चीजें हैं यहाँ से पूछी जाती है, और साथ में हम देखेंगे कि इसके भी कई अलग अलग पार्ट्स हैं, हर पार्ट का क्या कुछ जो है विशेषताएं हैं जो इसको औरों से अलग बनाती है। और इसके अलावा यहाँ से पूछे जाने वाले तरह तरह के सवाल जो हर एग्जाम्स में किस तरह से पूछे जा रहे हैं उन सबको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो आज के इस सेशन को, आज के इस एपिसोड को फिलहाल यहीं देते हैं विराम। लगातार हमारी ये क्लासेस जारी रहेगी, तो जुड़े रहिए हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म द प्लेनेट के साथ में। चलिए आज की सभा को देते हैं विराम, बाकी चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू।